थे टॉपिक, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, दोनों एक ही टॉपिक हैं। कुल मिला के अपने को ये पढ़ना है, बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, समझ गए। अब इसमें अपने को क्या क्या चीज आएंगी पढ़ने को मैं बता रहा हूं। इसको अपन कह सकते हैं जल संसाधन। क्या कह सकते हैं? जल संसाधन। थोड़ी सी मैं आपको वो रूपरेखा बना रहा हूं टॉपिक की। जल संसाधन क्या कह सकते हैं? जल संसाधन। और जल संसाधन में दो चीज आती हैं। जल संसाधन में कितनी चीज आती हैं? दो चीज आती हैं। पहले नंबर पे अपन बात करें तो नदियां, यानी एक तो है सुनो, अगर अपन बात करें जल संसाधन की तो जल संसाधन में एक तो हमारे सिलेबस में है नदियां, एक तो हमारे सिलेबस में है नदियां। तो नदियां तो अपन अलग जब टॉपिक पढ़ते हैं ना, अलग टॉपिक पढ़ते हैं, तो नदियों वाला टॉपिक तो अलग है, नदियों वाला टॉपिक तो अलग है। अब हमारा फिर दूसरा बच गया, जैसे नहरें। नहरें मैंने आपको बताई, जैसे इंदिरा गांधी नहर बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इंदिरा गांधी नहर बहुत ज़्यादा मोस्ट है, वो अलग से लाइन दे रखी है टॉपिक में, तो उसको तो अलग पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी नहर हैं, जैसे नर्मदा नहर, इसके अलावा और भी कोई नहर, गंग नहर, वो अपन आज ही पढ़ लेंगे इसमें, और जो रह जाएंगी वो उसके साथ पढ़ेंगे। नहरें, नहरें के बाद कुआं, नहरें के बाद क्या आएंगे? कुआं पढ़ेंगे ये अपन। तालाब, तालाब। अब हालांकि इन दोनों को कोई ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो नहरें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? नहरें। इसके अलावा बांध, इसके अलावा क्या होता है? बांध। बस इस टॉपिक में दो चीज ज़्यादा आएंगी, नहरें और बांध, नहरें और बांध। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये सिंचाई परियोजनाएं क्या होती हैं? बृहद यानी बहुत बड़ी, और सिंचाई परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से ज़्यादा अधिक उद्देश्य होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं। अब ये बनती कैसे? सबसे पहले अपन आएगा बांध। हमारे सामने क्या आएगा? बांध। कोई भी आएगा, एक बांध आएगा। उस बांध के पानी को रोककर, बांध के पानी को रोककर, बांध के पानी को रोककर, या पानी को रोककर क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है। पानी को रोककर क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है। और उसके बाद पानी के अनेक उपयोग किए जाते हैं, पानी के अनेक उपयोग किए जाते हैं। उस पानी के अनेक उपयोग किए जाते हैं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। पानी के अनेक उपयोग किए जाते हैं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। एक तो जो भी हमारे सामने पानी होता है, उस पानी को रोका जाता है, और पानी को रोक करके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उस पानी के अनेक उपयोग किए जाते हैं। वही हम चीज पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना है। खासकर नहरें पढ़ेंगे और बांध, जितने भी बांध हैं। जैसे अभी मैं आपको बात बताऊं, जैसे जाखम परियोजना, तो जाखम बांध पर बनाई गई है। जबाई परियोजना जबाई बांध पर बनाई गई है। बीसलपुर परियोजना बीसलपुर बांध पर बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? पांचना परियोजना पांचना बांध पर बनाई गई है। तो पानी को रोक करके क्या बनाया जाता है? बांध। क्या बनाया जाता है? और उस बांध के पानी के अनेक उपयोग किए जाते हैं भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उन्हें कहते हैं अपन सिंचाई परियोजना। जिनका उपयोग सिंचाई के लिए कर रहे हैं सिंचाई परियोजना, पेयजल के लिए कर रहे हैं पेयजल परियोजना, अन्य दूसरे उपयोगों के लिए कर रहे हैं तो अन्य परियोजना। अब मैं थोड़ा सा आपको उससे बताता हूँ, देखो PDF से। और अगर अपन यहाँ से बात करें, ये देखो ये उसने यहाँ से अपन देखें, एक एक करके यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन, थोड़ा सा जो चीज़ पढ़ने की है वो तो मैं आपको डायरेक्ट इससे ही पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ से देखें, राजस्थान में सिंचाई के साधनों की लिए उत्तरदायी कारक सबको दिख रहा है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों के लिए उत्तरदायी कारक, राजस्थान में सिंचाई के साधनों के लिए उत्तरदायी कारक। मैं बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा तो, कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनके कारण राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहले एक बार शांति सुनो। ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि जिनके कारण राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। सिंचाई की आवश्यकता पहली है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। राजस्थान का लगभग 61.11% भाग, कितना भाग? 61.11% भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला है। इससे पढ़ते जाओ और सुनते जाओ। राजस्थान का लगभग 61.11% भाग शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला है। कैसा है?
शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु वाला है। ये यहाँ सेट है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की लोकेशन अगर अपन देखें, यहाँ से जैसलमेर और नीचे अपन आए तो इधर बांसवाड़ा वाला इलाका, और यहाँ से अपन देखें तो ये हाड़ौती पठारी प्रदेश, और हाड़ौती पठारी प्रदेश के बाद यहाँ से और ये अपन देखें और ये हमारा लगभग राजस्थान, और यहाँ से अपन देखें ये है अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। क्लियर? इसकी अगर अपन बात करें तो देखो, मैं थोड़ा सा मैप से समझा देता हूँ। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत, ये कौन सी जगह है? अरावली पर्वतमाला। ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। अब अरावली के इधर वाला जो भाग है, अरावली के इधर वाला जो भाग है, ये है शुष्क और अर्धशुष्क। ये कैसा भाग है? शुष्क और अर्धशुष्क। ये भूगोल के ही टॉपिक है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ज्योग्राफी है, इसलिए उसने ज्योग्राफी के नाम से ही सेव कर रखी है। शुष्क और अर्धशुष्क, ये कौन सा हुआ? शुष्क और अर्धशुष्क। ये पूरा का पूरा 61.11% भाग पर फैला है। कितने भाग पर है? 61.11% भाग पर है। इस वाले भाग को अपन कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस वाले भाग को अपन क्या कहेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस वाले भाग को अपन कहेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में दो कारण है। एक तो पानी की कमी है, जब तो मरुस्थल है। क्या है? पानी की कमी है, पानी की कमी है। एक तो क्या है? पानी की कमी है, और एक अगर अपन बात करें तो वर्षा का अभाव है। वर्षा का क्या है? अभाव है। वर्षा का अभाव है। अब तुम कहेंगे वर्षा का अभाव क्यों है? क्योंकि इधर से जो अरब सागरीय मानसून आते हैं वो अरावली के समानांतर बिना बरसे ही निकल जाते हैं। वो अरावली के समानांतर बिना बरसे ही निकल जाते हैं। तो इधर वर्षा होती है, इधर वर्षा नहीं होती। इसलिए राजस्थान का लगभग 60% भाग तो बिना वर्षा वाला है, जहाँ पर रेती रेत है, तो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा कारण, पहला कारण तो हो गया शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। दूसरा कारण हो गया अगर अपन देखें थार के मरुस्थल की अधिकता, थार के मरुस्थल की अधिकता। तीसरा कारण अगर अपन देखें राजस्थान में पूरे भारत का, राजस्थान में पूरे भारत का लगभग 1.16% जल संसाधन है। राजस्थान में पूरे भारत का लगभग कितना है? 1.16% जल संसाधन है, यानी लगभग पूरे भारत का 1% जल संसाधन राजस्थान में। 1% है जल संसाधन राजस्थान में। जैसे अपन मान लिया 100 लीटर है पूरे भारत में, तो 100 में से 1 लीटर राजस्थान में, 100 में से। तो पानी की बहुत कमी है। पानी की कमी होने से किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई की। एक, राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 5 लाइन समझ में आ जाएंगी अगर ये मैप समझ में आ गया। राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, वो औसत वार्षिक वर्षा अगर अपन बात करें, राजस्थान में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 57.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर, जो बहुत कम है। 57.5 सेंटीमीटर है, जो बहुत है कम है। तो एक तो पहला कारण शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, दूसरा कारण जल संसाधन का अभाव, तीसरा कारण रेतीले धरातल की अधिकता, चौथा कारण अरावली के जो मानसून है वो अरावली के समानांतर निकल जाते हैं, और पांचवा कारण राजस्थान में एवरेज तुलना में बहुत कम वर्षा होती है। देख लो, एक पॉइंट है, आराम से पढ़ो आप, मैं एक एक को आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला तो हो गया शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। पहला कौन सा हो गया? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। पहला कौन सा हो गया? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु। दूसरा कारण अगर अपन देखेंगे, दूसरा कारण देखेंगे मरुस्थलीय भाग। कौन सा? मरुस्थलीय भाग की विस्तार 61.11। अगर राइट की बात करें तो राइट है 61.11%, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और थार के मरुस्थल का विस्तार कितना है? 61.11%। फिर मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता, मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता, मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता, यानी मानसून नियमित नहीं है, कभी तो जल्दी आ जाता है, कभी बहुत लेट आता है, कभी आता ही नहीं है। तो राजस्थान में लगभग सूखा और अकाल बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और वर्षा की कमी, कितनी वर्षा होती है? एवरेज 57.5। और जल संसाधन की कमी, कितना पानी है? 1.16%। कितना है? आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं वाला पूछेगा। क्या पूछेगा? नहीं वाला,
कि निम्न में से राजस्थान में सिंचाई की आवश्यकता के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक नहीं है? तो ये 5 तो उत्तरदायी कारक हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु, मरुस्थलीय भाग का विस्तार 61.11% और मानसून की अनियमितता, अनिश्चितता, वर्षा की कमी और जल संसाधन की कमी। इससे पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ मैटर दिखता रहता है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिर बाद में ऐसे समझेंगे जैसे अभी मैप से समझा अपन है ना। तो ये 5 लाइन नहीं वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कैसे बनेगा? फिर वैसे भी बन सकता है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 57 को 10 से गुना कर दो, 570 मिलीमीटर आ गए लगभग। कितना आ गया? 570 मिलीमीटर। पूरे भारत का कितना पानी है राजस्थान में? 1%। कितना पानी है? 1%। तो राजस्थान पानी की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। कैसा राज्य है? अब आगे देखो, एक विभाग है, ये तो डिपार्टमेंट याद करना है आपको, राजस्थान सिंचाई विभाग। 14 दिसंबर 1949, डेट याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सन तो याद होना चाहिए। राजस्थान सिंचाई विभाग की स्थापना 1949 में हुई, जिसे वर्तमान में राजस्थान जल संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है। पहले इसका नाम सिंचाई विभाग था, 1949 में स्थापना हुई, लेकिन अब वर्तमान में से जल संसाधन विभाग के नाम से जाना जाता है। जितनी भी नदियाँ, झीलें, तालाब, नहर, कुआं, नलकूप, बिजली का कनेक्शन, ऐसे सब जो काम है वो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? अब ये थोड़ा सा ये फैक्ट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। आज़ादी से पहले राजस्थान सिंचाई की दृष्टि से बहुत पिछड़ा राज्य था। सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ा राज्य था। मैं कल ऊर्जा पढ़ा रहा था, तभी बता रहा था कि आज़ादी से पहले राजस्थान में मात्र 13.2 मेगावाट ऊर्जा बनती थी, लेकिन वर्तमान में 21,835.90 मेगावाट बनती है। तो आज़ादी से पहले की अगर अपन बात करें, आज़ादी से केवल 4 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई होती थी। आज़ादी से पहले कितने भाग पर सिंचाई होती थी? 4 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई होती थी। बाद में आज़ादी के बाद सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि की गई और वर्तमान में लगभग 42.9 यानी 42 लाख हेक्टेयर, 42 लाख हेक्टेयर, 43 ही कह सकते हैं क्योंकि 42.91 है, तो पूरा 43 लाख हेक्टेयर, वर्तमान में 43 लाख हेक्टेयर। ऐसे राउंड फिगर में याद करो, आज़ादी से पहले 4 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी और वर्तमान में 43 लाख हेक्टेयर भाग पर सिंचाई उपलब्ध है। अब हमारे पास 2 क्षेत्रफल आते हैं, एक तो कुल क्षेत्रफल और एक कृषि योग्य क्षेत्रफल। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल तो 342,239 है, 3,42,239 है, लेकिन वो पूरा कृषि योग्य नहीं है। उसमें से 61.11 तो मरुस्थली है। क्या है? अब ये थोड़ी है कि पूरे मरुस्थल में ही खेती होती है, इस मरुस्थल में लगभग 20-30% भाग पर ही होती है खेती। तो राजस्थान का जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है, कैसा? कृषि योग्य का मतलब होता है ऐसा क्षेत्रफल जिस पर कृषि की जा सके। क्या की जा सके? कृषि की जा सके, खेती की जा सके, फसलें उगाई जा सके, उसे कृषि योग्य क्षेत्रफल कहते हैं। और राजस्थान के जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसके 30% भाग पर, यानी राजस्थान का जो कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसका 32% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कितने परसेंट भाग पर? ऐसे ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान में माना कि 100% कृषि योग्य क्षेत्रफल है जिस पर हम फसलें उगा सकते हैं, जमीन अच्छी है, बाकायदा बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पर सिंचाई सुविधा कितनी है? केवल 32% भूभाग पर। तो सिंचाई की दृष्टि से पिछड़ा राज्य है। कैसा राज्य है? पिछड़ा राज्य है। अब आपको कुछ फैक्ट याद करने और, अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है, तो गंगानगर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला गंगानगर, न्यूनतम सिंचित भूमि वाला जिला राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। आपसे पूछे जिले के क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित भूमि प्रतिशत वाला जिला, तो प्रतिशत वाला जिला की बात करें, सर्वाधिक में गंगानगर है, न्यूनतम में चूरू है। सर्वाधिक में गंगानगर है, न्यूनतम में चूरू है। अब इसने वो लाइन ये थोड़ी सी अपसेट कर रखी है ऐसे, इसलिए ना, पहले सर्वाधिक आएगा, जिले के कृषित क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला है गंगानगर और न्यूनतम कौन सा है? चूरू। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, तो गंगानगर, और न्यूनतम राजसमंद।
लेकिन परसेंटेज की दृष्टि से गंगानगर सर्वाधिक है और चूरू न्यूनतम है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब इधर आ जाएंगे मैप पे, अभी जो हमने देखा था मैप उसमें देखेंगे राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में, ये इस मैप को आप देख रहे हैं और ये बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। और इस मैप की अगर अपन बात करेंगे, ये है पूर्वी मैदानी भाग। ये क्या है? पूर्वी मैदानी भाग। भौतिक प्रदेश पढ़े होंगे, ये अगर अपन देखें तो इसको अपन कहेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो मैप से ही समझनी है, वो वहाँ देखनी भी नहीं है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये इसकी अगर अपन बात करें तो यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश और यह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बताओ, कौन बताएगा? 23.39%। 23.39%। ये सर्वाधिक सिंचित है। राजस्थान का कैसा भाग है? सर्वाधिक सिंचित। आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित भूभाग कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्यों? कि जितनी भी नदियां हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती हैं, पानी वाली नदी, जैसे चंबल की बात करें, बनास की बात करें, माही की बात करें और भी बाणगंगा, जितनी भी पानी वाली नदी हैं ये सब पूर्वी मैदानी प्रदेश में बहती हैं। इसके अलावा जल स्रोत ऊंचा है तो कुआं नलकूप भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही है। कुआं नलकूप किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में ही है। तीसरे नंबर पे बात करें तो अगर नहरें भी इसी में ही हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि भरतपुर के पास यमुना नदी आगरा ही है तो आगरा से नहरें आ रही हैं, यमुना नदी में से आ रही हैं तो वो नहरें भी इसी में ज़्यादा हैं। तो सिंचाई सर्वाधिक किस में होती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अब अपन एक एक जिला की बात देखें, जैसे आपको मैं अभी बताऊंगा उसमें भी आएंगे सिंचाई के साधन। कौन कौन से साधन है? सिंचाई के साधन ऑब्लिक स्रोत, सिंचाई के साधन ऑब्लिक स्रोत। अगर अपन सिंचाई के साधन या स्रोत की बात करें कि कौन कौन से सिंचाई के साधन या स्रोत होते हैं, तो सिंचाई के साधन या स्रोत में हमारे सामने 3 निकल के आते हैं। हमारे सामने 3 निकल के आते हैं मेनली, और एक चौथा है अन्न। चौथा क्या है? अन्न। सबसे पहले अपन बात करें, हमारे सामने निकल के आता है कुआं नलकूप। सबसे पहले निकल के आता है कुआं नलकूप। एक साथ लेंगे अपन, अब आप आवाज मत करो, बैठ जाओ आप। कुआं नलकूप कौन सा है? कुआं नलकूप। और इस कुआं नलकूप की अगर अपन बात करें तो लगभग 66% भाग पर होती है सिंचाई। कितने पर होती है? 66%। अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पर हमारे सामने आते हैं नहरें। राजस्थान जो बोर्ड की किताब है उनके अनुसार बता रहा हूँ 33% भाग पर। कितने परसेंट भाग पर? 33% भाग पर। इसके अलावा अपन बात करें तालाब की, तो तालाबों से होती है 0.7% भाग पर। और इसके बाद अपन बात करें अन्य, तो अन्य से होती है 0.3% भाग पर। जीरो 0.3% भाग पर। अब देखो मैं आपसे बात बताऊं, अगर भाग वाइज पूछे, आपसे भाग वाइज पूछे कि सर्वाधिक कुआं और नलकूप कौन सी जगह है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कौन सी जगह है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। आपसे भाग वाइज पूछे अगर कि सर्वाधिक कुआं नलकूप कौन सी जगह है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। कौन सी जगह? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। आपसे सबसे ज़्यादा नहरों की पूछे, अगर नहरों की पूछे सबसे ज़्यादा, तो उत्तरी राजस्थान में। उत्तरी राजस्थान में नहरें, पर्टिकुलर उत्तरी राजस्थान में। अगर आपसे तालाबों की पूछे तो पठारी प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। कहाँ पर है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। तो मरुस्थल में तो कुछ नहीं है, मरुस्थल में तो कुछ नहीं है। और अन्य की मैं बात बता देता हूँ। देखो अन्य में आएंगी झीलें, तो झीलों से कोई ज़्यादा सिंचाई होती नहीं है। झीलों के अलावा जलप्रपात, प्रपात राजस्थान में कोई खास नहीं है। और इसके अलावा खड़ीन, और खड़ीन से भी बहुत कम होती है। खड़ीन केवल जैसलमेर में, खड़ीन केवल कहाँ है? जैसलमेर में। आगे अपन देखो ये सिंचाई के साधन है। इन सिंचाई के साधनों में अगर अपन तालाबों की बात करें तो सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई भीलवाड़ा जिले में होती है। आपसे पूछेगा राजस्थान में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिले में होती है? भीलवाड़ा जिले में।
आपसे पूछेगा सर्वाधिक नहरों द्वारा कौन से जिले में सिंचाई होती है, तो गंगानगर में। गंगानगर में। इस ऐसे मत बोलो आप, कौन से ऐसे है ना, ऐसे बार बार ऐसे माहौल ख़राब मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई नहीं करनी तो आप चले जाओ। आपको कोई इनवाइट नहीं किया, मैंने अभी कहा कि हम आपको ऐसे कह रहे हैं कि नोट्स ले जाओ, नोट्स ले जाओ। बताओ कितने बड़े शर्म की बात है, एग्ज़ाम हमको देनी कि आपको देनी है। ऐसे तो एग्ज़ाम के दिन भी तुमसे घर वाले कहेंगे थोड़ा जा जल्दी एग्ज़ाम देखे आ, जल्दी जा जल्दी जा, तो तुम जाओगे ही नहीं, तो बना क्या तैयारी का फिर। तो इसका मतलब यही है कि आप खुद अपने हिसाब से खुद को एनालिसिस करो। आप खुद अपने हिसाब से खुद को एनालिसिस करो कि हम कितने पानी में चल रहे हैं, कितने पानी में चल रहे हैं। और जब आप पे कुछ आता नहीं है तो समझने की कोशिश करो आप, सुनो, है ना। अब बात करेंगे अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश की। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश आपसे पूछे कि सर्वाधिक कुआं और नलकूपों से सिंचाई, तो सर्वाधिक कुआं नलकूपों से सिंचाई में आता है जयपुर। कौन सा आता है? जयपुर। लेकिन इसमें 3 जिले लिखेंगे अपन। ये तो मैंने लिख दिया जयपुर, सही लिख देता हूँ ना। अगर अपन बात करेंगे, ये तो है अपना जयपुर, ये तो है अपना जयपुर, इसके बाद भरतपुर और अलवर, 3 जिलों का नाम आता है। तो सर्वाधिक कुओं और नलकूपों से सिंचाई जयपुर। जिसको फोटो लेना है ले लो, नोट्सों में ऐसे डायग्राम नहीं मिलेंगे। जिसको अगर अपन बात करें सर्वाधिक कुआं नलकूपों से सिंचाई, आप जिसको लेना है ले लो, क्योंकि ये नोट्सों में ऐसी चीज में डायग्राम नहीं देता, फिर उससे क्या है, उसको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है टैब वाले को। ऐसी चीज अब मैंने कम शब्दों में आपको लगभग आधा पेज करवा दिया, आधा पेज करवा दिया। यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे एक बार सुन लो। सिंचाई के साधन या स्रोत 4 हैं। कितने हैं? 4। कुआं, नलकूप, नहर, तालाब, अन्य। और ये हो गए, इनमें चारों में कैटेगरी थी, जैसे 66%, 33%, 07, और ये यहाँ पर इनसे सर्वाधिक सिंचाई होती है। अब अपन नोट्सों से देखेंगे, अब अपन नोट्सों से देखेंगे। जो फोटो नहीं ले पाए हो लास्ट में ले लेना, इसमें PDF सेव रहती है, जो मैंने पढ़ाया वो सब सेव रहता है, क्या मैंने पढ़ाया। अब अपन सुनेंगे आगे, यहाँ से अपन देखेंगे इसमें पेज इससे। अब अपन बात करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक अपन हो गए थे लगभग पूरा यहाँ तक। देखो ये मैंने बता दिया अभी आपको, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में का पूर्वी भाग सर्वाधिक सिंचाई वाला भाग है। तो राजस्थान आपसे ऐसे पूछ सकता है, राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित भौतिक प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का सबसे कम सिंचित भौतिक प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये सिंचाई के साधन देख लो, आराम से पढ़ लो, मैंने जो पढ़ाए अभी तक। एक चांदन नलकूप भी फेमस है, चांदन नलकूप, ये चांदल कर दिया उसने, चांदन नलकूप। अगर अपन चांदन नलकूप की बात करें, चांदन नलकूप जैसलमेर में। चांदन नलकूप कहाँ है? जैसलमेर में। अब मैं आपको बात बताऊं, जैसलमेर में एक भूगर्भीय जल की पट्टी है, और उस भूगर्भीय जल की पट्टी को अपन कहते हैं लाठी सीरीज क्षेत्र। लाठी सीरीज क्षेत्र, और लाठी सीरीज क्षेत्र के जैसलमेर जिले में है। यानी लाठी सीरीज क्षेत्र में भी अगर अपन बात करें तो कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में है। और इसे थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा कहा जाता है क्योंकि थार के मरुस्थल में मीठे पानी का एकमात्र जल स्रोत। और नहरें मैंने आपको अभी पढ़ाई डायग्राम से, तालाब पढ़ाए, वहाँ तक अपन ऊपर तक पहुँच गए, यहाँ तक। झीलें, जलप्रपात, खड़ीन। अब सुनो एक एक करके बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य क्या होते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ डायग्राम से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायग्राम से ही पढ़नी है, इसमें डायग्राम नहीं मिलेंगे नोट्स में। क्यों? कंप्यूटर की टैब से डायग्राम बनाना उस पर आता नहीं है इतना, वो डायरेक्ट लिखता है। वो क्या करता है? डायरेक्ट लिखता है। सुनो, तो अपने को डायग्राम यहाँ बना देंगे। सुनो, अब अपन बात करेंगे, देखो अब मैं आपको बात बताऊं सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। आपके सामने में जो डायग्राम बना रहा हूं वो है सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। लास्ट में फोटो खिंचवा दूंगा मैं सबको, कौन कौन से ये आपको ले जाने। सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार यानी कितने प्रकार की होती हैं, या सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, या इस तरह अपन कुछ भी कह सकते हैं। सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार,
सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार, सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। सुनो, मैं आपकी समझाने की वजह से बना रहा हूँ ऐसे, और मैं चाहता तो आपको यूँ डायरेक्ट रामायण पढ़ के ही सुना देता, बस निष्कर्ष राष्ट्र में निकल जाता, कितना समझ में आया कितना नहीं। तो अपन देखेंगे सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार। 3 प्रकार की आएंगी हमारे सामने। कौन कौन सी आएंगी? देखो, एक तो है बृहद, बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना पहले नंबर पे तो आएगी हमारे सामने। ये कि यही टॉपिक ग्राम सेवक में भी था पहले वीडियो की एग्जाम में, बृहद सिंचाई परियोजना, बृहद सिंचाई परियोजना। इसके बाद बृहद की बात करें, दूसरे नंबर पे आएगी मध्यम, दूसरे नंबर पे आएगी मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना। और थर्ड नंबर पे अपन बात करें तो थर्ड नंबर पे आएगी अपने सामने लघु, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करें तो लघु सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। अब अपन पहले अगर अपन बात करें, अब इनमें तीनों की अगर अपन डेफिनेशन देखें, ऐसी परियोजना, ऐसी परियोजना, ऐसी परियोजना, ऐसी परियोजना जिसका, ऐसी परियोजना जिसका कृषि सिंचित, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर से कम हो, 2000 हेक्टेयर से कम हो, 2000 हेक्टेयर से कम हो। ऐसी परियोजना जिसका कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम हो, उसे हम लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु सिंचाई परियोजना। और इसका कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कमांड क्षेत्र 2 से 10,000 हेक्टेयर, 2 से 10,000 हेक्टेयर तक हो, 2 से 10,000 हेक्टेयर तक हो। कितना तक हो? 2 से 10,000 हेक्टेयर तक हो। और इसकी अगर अपन थर्ड नंबर की बात करें, इसका कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र, कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। इसका कृषि सिंचित कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, 10,000 हेक्टेयर से क्या हो? अधिक हो। अब ये आपको पूछ रहा है कमांड क्षेत्र। कमांड क्षेत्र का मतलब होता है वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई की जाती है, वह क्षेत्र जिसमें सिंचाई की जाती है उसे कहते हैं कमांड क्षेत्र। क्या कहते हैं? कमांड क्षेत्र। तो जिसका 2000 हेक्टेयर से कम होगा वो लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें 2 से 10,000 हेक्टेयर का भाग शामिल है वो है मध्यम, और जिसमें 10,000 से अधिक हेक्टेयर शामिल है वो है बृहद। कौन सी है? बृहद। तो सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। और ये मैंने तीनों प्रकार की यहाँ से पढ़ाई हैं आपको पहले। ये लघु सिंचाई सिंचित क्षेत्र के आधार पर, पहली लघु जिसका कृषि योग कमांड क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम, दूसरा मध्यम जिसका कृषि योग कमांड क्षेत्र 2 से 10,000, बृहद जिसका कृषि योग कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। क्या होता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। यानी ऐसी परियोजनाएं जिनके एक से अधिक अनेक उद्देश्य होते हैं उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। अब कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? सिंचाई, पेयजल, पेयजल के अलावा मछली पालन, बाढ़ की रोकथाम, मृदा अपरदन,
और वनारोपण, मृदा अपरदन और वनारोपण, वृक्षारोपण, कृषि विकास। अब आप सुनेंगे पहला, तो एक तो जो सिंचाई परियोजना होगी उससे सिंचाई होगी, पेयजल के लिए पानी मिलेगा, मछली पालन कर सकते हैं, बाढ़ की रोकथाम, अगर नदी पर बहते हुए पानी पर बांध नहीं बनाएंगे तो सब जगह बाढ़ ही बाढ़ आ जाती। क्या आ जाती? बाढ़। तो बड़ी बड़ी नदियों को रोककर बांध बनाए जाते हैं जिससे बाढ़ को रोका जा सके। मृदा अपरदन, मिट्टी के कटाव को रोका जा सके, क्योंकि अगर पानी नियमित बहता रहता, अभी बड़े बड़े बांधों में रोक रखा है सब पानी, अगर सभी बांधों के गेटों को खोल दें तो पूरे भारत की मिट्टी बह जाएगी। तो मृदा अपरदन। फिर वृक्षारोपण किया जा सकता है, वन लगाए जा सकते हैं, कृषि का विकास किया जा सकता है। ये उद्देश्य है। अब आपके सामने बहुउद्देशीय जो परियोजना का विचार लेके आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। सबसे पहले कौन लेके आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल कहा है। काफी अच्छी डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की बुक से ली गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल कहा है। क्या कहा है? वर्तमान में बिना बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विकास करना संभव नहीं है। उद्योगों के लिए पानी भी इनसे मिलता है, कृषि के लिए सिंचाई के लिए पानी इनसे मिलता है, बड़े बड़े शहरों में पेयजल नलों में पानी इन्हीं से आता है, मछली पालन कर रहे हैं, इसके अलावा वनों में सिंचाई कर रहे हैं, इससे कृषि में सिंचाई कर रहे हैं, तो इन्हें आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल कहा जा सकता है। विश्व की सबसे पहली जो परियोजना है अमेरिका की टेनेसी परियोजना है, टेनिस नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे पहली परियोजना, सन याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत, 1933। याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछेगा विश्व की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना टेनेसी नदी पर बनाई गई है यूएसए में। और यूएसए कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद आपसे पूछेगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? आपसे पूछेगा राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, तो गंगा नहर, जिसको महाराजा गंगा सिंह लाए, जिन्हें आधुनिक भारत का तीर्थ, आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। 1950 के बाद से इसे बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में प्रारंभ कर दिया गया। तो आपके सामने तीनों लिखा दी मैंने एक साथ। अगर विश्व भूगोल में अपन पढ़ें कि विश्व की पहली, तो टेनेसी, और अगर भारत की पहली पढ़ें तो दामोदर नदी घाटी, और राजस्थान की पहली गंगा नहर। अब अपन राजस्थान की एक एक करके बड़ी बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करेंगे, जिनमें पहले नंबर पे आती है चंबल। कौन सी आती है? चंबल परियोजना। पहले नंबर पे अपनी आएगी चंबल परियोजना। चंबल है परियोजना, ठीक है। चंबल परियोजना को मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पूरे डायग्राम से बता देता हूँ। सन और वो मैंने जो भी लिख रखे हैं वो सब ऑथेंटिक बुक के, गाइडों में अलग दे रखे हैं, गाइडों को देखना नहीं है ना। आप देखें सारी ऑथेंटिक बुक के हैं, तो वही सन आपको एक्यूरेट मानने हैं। अब बात करेंगे हम चंबल परियोजना की। किसकी बात करेंगे? चंबल परियोजना। तो थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, उनको मैं समझा देता हूँ। खासकर पहले नंबर पर है चंबल परियोजना। चंबल है परियोजना, चंबल परियोजना। अब अगर अपन सबसे फर्स्ट नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे आती है चंबल परियोजना। सबसे पहले इसका संबंध कौन सी नदी से है? तो चंबल नदी से। चंबल नदी पर बनाई गई है, चंबल नदी के पानी को रोककर ये चंबल परियोजना बनाई गई है। ये दो राज्यों की संयुक्त है। अगर अपन बात करें तो राजस्थान प्लस एमपी, राजस्थान प्लस एमपी, और दोनों ही राज्यों की 50-50 की वित्तीय साझेदारी है। आधी आधी है दोनों राज्यों की। दोनों राज्यों की कैसी है? आधी आधी है। इस चंबल परियोजना पर उद्गम से गंतव्य की ओर, उद्गम कहां से निकलती है? जनापाब की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वतमाला एमपी से निकलती है, और कहां तक जाती है? मुरादगंज, फिर उसके बाद यमुना में मिले जाती है। तो उद्गम से गंतव्य, उद्गम से गंतव्य की ओर बांधों का क्रम, उद्गम से गंतव्य की ओर बांधों का क्रम, उद्गम से गंतव्य की ओर बांधों का क्रम, उद्गम से गंतव्य की ओर बांधों का क्रम। ये पूछ सकता है ऐसे, उद्गम से गंतव्य की ओर बांधों का क्रम। ऐसे कैसे पूछ सकता है? ऐसे कैसे पूछ सकता है? तो अपन उद्गम से गंतव्य की ओर बांधों की क्रम चलते हैं, तो ये लगभग ऐसे ही बहती है, लगभग ऐसे बहती है, लगभग सेम टू सेम ऐसे बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। यहाँ पर मैं स्थान बना देता हूँ मुरादगंज, यहाँ पर क्या बना देता हूँ? मुरादगंज।
जैसे थोड़ी बहुत जानकारी आपको नदी के बारे में भी मिल जाएगी। और मुरादगंज के बाद, फोन को बंद कर लो, मुरादगंज के बाद यमुना नदी, यमुना नदी, मुरादगंज के बाद यमुना नदी कौन सी में बहती है? यमुना नदी। इसके बाद यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जो स्थान है मैं उसको लिख देता हूँ पहले, जनापाब, जनापाब पहाड़ी, जनापाब पहाड़ी एमपी, जनापाब पहाड़ी एमपी। एमपी के बाद ये राजस्थान में यहाँ से प्रवेश करती है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। पहले तो रुको, एक बांध तो एमपी में ही पड़ जाएगा, आराम से सुनते चलो आप। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध अगर अपन बात करें तो मंदसौर एमपी में है, मंदसौर एमपी में, मंदसौर एमपी में, मंदसौर एमपी में। इसके बाद अगर अपन बात करें इसकी कंडीशन, यहाँ से चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ पे अगर अपन बात करें, चौरासीगढ़ है चित्तौड़ में, चौरासीगढ़ कौन सी जगह है? चित्तौड़ में। और इस चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश, चौरासीगढ़ चित्तौड़ से क्या हो जाता है? इसका राजस्थान में प्रवेश हो जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसकी आगे यहाँ से बात करेंगे। एक बांध यहाँ पड़ेगा और उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ऐसे डायग्राम उस पे बनते नहीं नोट्सों में, राणा प्रताप, पूरा दिन खराब हो जाता उस बेचारे का। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर है बांध। और राणा प्रताप सागर बांध की अगर अपन बात करें तो रावत भाटा में, और रावत भाटा आपको सबको पता है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह है? चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर, यहाँ कौन सा बांध आता है? जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी की सीमा पर है, बोराबास गांव में कोटा बूंदी की सीमा पर है। इसके बाद एक और बांध आता है और उस एक बांध की अगर अपन बात करेंगे तो वो लास्ट में यहाँ पर पड़ेगा। और उस बांध की अपन बात करें तो कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज कोटा में, कोटा बैराज किस में? कोटा में। तो ये उद्गम से गंतव्य की ओर है। आपसे कभी भी पूछेगा तो बांधों का क्रम पूछेगा, निम्न में से चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों का उद्गम से गंतव्य की ओर कौन सा क्रम है? उद्गम से गंतव्य की ओर कौन सा क्रम है? तो ये उद्गम से गंतव्य की ओर है। अब मैं आपको इनको बता देता हूं कौन कौन से प्रथम चरण में बनाए। तो देखो, ये गांधी सागर बांध की बात करें तो प्रथम चरण, चरण भी पूछ सकता है, प्रथम चरण, प्रथम चरण, प्रथम चरण है। प्रथम चरण के बाद आपसे कोटा की पूछे तो कोटा बैराज भी प्रथम चरण में, कोटा बैराज भी प्रथम चरण में है। रावत भाटा, राणा प्रताप सागर की बात करें तो सेकंड चरण में, 3 चरणों में बनाए गए, सेकंड चरण में। और जवाहर सागर बांध की बात करें तो थर्ड चरण में बनाया गया है, तीसरे चरण में बनाया गया। अब सुनो, और अगर अपन इनमें बात करेंगे, यहां से अगर अपन बात करेंगे कोटा बैराज की, कोटा बैराज केवल सिंचाई, केवल सिंचाई के लिए बनाया गया है। कोटा बैराज केवल सिंचाई, कोटा बैराज किसके लिए बनाया गया है? केवल सिंचाई, केवल सिंचाई के लिए बनाया गया है, केवल सिंचाई के लिए निर्मित। कोटा बैराज केवल किसके लिए निर्मित है? सिंचाई के लिए निर्मित है। तो ये देखो, थोड़ी सी कंडीशन मैंने आपको बताई। उद्गम से गंतव्य की ओर बनाए गए बांधों का क्रम है, उद्गम से गंतव्य की ओर बनाए गए बांधों का क्रम है। ठीक है, उद्गम से गंतव्य की ओर बनाए गए बांधों का क्रम है। अब अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर अपन आगे देखें, नेक्स्ट पेज पे ही ले लेता हूं मैं, चाहे ऊपर ले लेते हैं ना। नेक्स्ट पेज पे अपन देखें, सुनो। अब अगर अपन बात करें कोटा बैराज की, कोटा बैराज सिंचाई वाला ही पढ़ना है हमको, क्योंकि जल विद्युत तो हम विद्युत उत्पादन में ही पढ़ लेंगे। कोटा बैराज, कोटा बैराज किसके लिए निर्मित है? केवल सिंचाई के लिए निर्मित, केवल सिंचाई के लिए निर्मित। किसके लिए निर्मित है?
केवल सिंचाई के लिए निर्मित, केवल सिंचाई के लिए निर्मित। और आपसे बात करें कोटा बैराज की, तो केवल सिंचाई के लिए निर्मित है। किसके लिए निर्मित है? केवल सिंचाई के लिए निर्मित है। अगर इससे बात करें कोटा बैराज से, कोटा बैराज, कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, यहाँ तो इसमें बना रखा है इसने डायग्राम। यहाँ देखो इस पे ये रहा, कौन सा पेज है वो, 2 पेज पे देखो, ये रहा ना, ये रहा, यहाँ तक ये बना रखा है इसने, थोड़ा सा बना दिया था। तो पहले मैं आपको इससे पहले वाले पेज का बता देता हूँ। स्ट्रक्चर सुनो, तो चंबल परियोजना पे थे अपन, कहाँ पे थे? चंबल परियोजना पे। दिख रही है सबको चंबल परियोजना? चंबल परियोजना, फिर अपन वहीं पहुँच जाएंगे उसी बोर्ड पर। चंबल परियोजना में पहले देख लो इससे, चंबल परियोजना सन जरूर याद कर लेना, 1950। ऑथेंटिक बुक का 1950 है, गाइडों में अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान भूगोल की जो सरकारी किताब है उसमें 1950 है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त है, 50-50 है। इसमें चंबल नदी पर 3 चरणों में, कितने चरणों में? अभी मैंने बताया 3 चरणों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए हैं। और चारों बांधों का जो क्रम है उद्गम से गंतव्य की ओर, उद्गम से गंतव्य की ओर है। मतलब जहां से निकलेगी चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो मैंने दक्षिण से उत्तर की ओर ही चले थे अपन। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध कौन सी जगह? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बाद देखो जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में है। जवाहर सागर बांध किस में है? कोटा बूंदी में है। यानी जवाहर सागर बांध की अगर अपन बात करें तो जवाहर सागर बांध कौन सी जगह है? कोटा बूंदी में। जवाहर सागर बांध कौन सी जगह? कोटा बूंदी में। सबको दिख रहा है? अब कोटा बैराज कोटा में, कोटा सिंचाई बांध केवल सिंचाई बांध है। क्या है? केवल सिंचाई बांध। उसने लिख दिया कोटा सिंचाई बांध। तो आपसे पूछेगा इन चारों में से ऐसा कौन सा बांध है जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए किया जाता है? केवल सिंचाई के लिए किया जाता है, तो कोटा बैराज। बाकी के जो 3 बांध हैं उनसे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम पढ़ेंगे तो 193 मेगावाट मिलती है राजस्थान को। कितनी मिलती है? 193 मेगावाट। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध बनाया गया। प्रथम चरण में कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध बनाया गया। कौन सा बनाया गया? गांधी सागर बांध बनाया गया। और यह है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा बांध। आपसे पूछेगा चंबल परियोजना पर बनाया गया सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है, लेकिन वो एमपी में पड़ता है। अब आपसे पूछेगा राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, तो और राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान का 3 बांध है। ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा है जाखम बांध प्रतापगढ़, लंबाई की दृष्टि से माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा, और भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। और फिर तीसरे नंबर देव कोटा बैराज। कोटा बैराज का सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है फैलाव। कैचमेंट एरिया मतलब फैलाव। कोटा बांध का फैलाव ज्यादा है लेकिन पानी कम है। पानी कम है। तो मैं आपके सामने दोबारा बोल रहा हूं, राजस्थान में सर्वाधिक पानी वाला बांध या भराव क्षमता की दृष्टि सबसे बड़ा बांध तो राणा प्रताप सागर बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध। अब देखो सिंचाई सुविधा 2 नहरें, ये 2 नहर बना दी उसने। ये बनाई बाई नहर और ये बनाई दाई नहर। बाई नहर से कोटा बूंदी में और दाई नहर से 12 एमपी में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि चंबल परियोजना से सिंचाई का लाभ किन 3 जिलों को प्राप्त होता है, तो कोटा बूंदी 12। कोटा बूंदी 12। चंबल परियोजना में सिंचाई किस बांध से होती है, तो कोटा बैराज से। कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिन 2 नहरों से 3 जिले लाभान्वित होते हैं, कोटा बूंदी और 12। इसके बाद जो कोटा की दाई नहर है उससे 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। उनका ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। दीपक गणेश, एक क्रम में लिखने हैं वो, दीपक गणेश।
आ और सोजा, आ और सोजा। दीपक, गणेश, आ और सोजा। बाकी 8 याद नहीं होंगी आपको, बिना इस ट्रिक के कभी याद ही नहीं होंगी। मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको गारंटी से लिख देता हूं, याद हो भी जाएंगी तो पेपर में आप भूल जाएंगे, पेपर में आप। तो चंबल की जब भी लिफ्ट नहरों की बात करें तो इस ट्रिक को याद कर लेना। हालांकि चंबल पर वर्तमान में 10 लिफ्ट नहरें हैं, कितनी है, और 1 निर्माणाधीन है तो 11 हो जाएंगी, लेकिन 8 संचालित हैं। 8 कितनी है, दोबारा सुन लो। चंबल परियोजना का एक बांध है कोटा बैराज, जो सिंचाई के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? उस कोटा बैराज से 3 जिले लाभान्वित होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, और उससे 2 नहरें निकाली गई, एक तो दाई नहर और एक बाई नहर। उस दाई नहर पर 8 लिफ्ट नहरें, उनमें दीपक, गणेश, सो, आ और सोजा। दीपक का मतलब होता है दीगोद, दीपक का मतलब क्या होता है, पै का मतलब होता है पंचेल, पै का मतलब क्या होता है पंचेल, और इसके कै का मतलब होता है काचरी या कचारी, क्या होता है कचारी। और गणेश का गणेशगंज, गणेश का गणेशगंज। और आ का मतलब एक का होता है अंता और एक का होता है अंता माइनर, अंता माइनर। और इसके बाद सोजा तो सोरखंड और जालीपुरा, सोरखंड और। अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग याद रखना है, पहले वाला दी और नीचे वाला जाली का जालीपुरा, यानी दीगोद और जालीपुरा दोनों कोटा में, बाकी सब 12 में, बाकी सब 12 में। ये जिला वाइज ध्यान रखने, मैंने उसी हिसाब से सेट किए। ऊपर वाली और नीचे वाली 2 कोटा में, बाकी की सब 12 में। और यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा तो ये रहेगा कौन सी लिफ्ट नहर नहीं है, चंबल परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर नहीं है। तो भाई ये ट्रिक आपको बहुत काम देगा, और एक क्वेश्चन सही होने पर आप कम से कम 15 से 20 हजार लड़कों से आगे रहेंगे, है ना। क्या किस में पढ़ रखा है? नहीं, वो मैं बता रहा हूं, ये सब ऑथेंटिक बुक के सन है, गाइडों में अलग हो सकते हैं। मैंने 1959 सही है, 1959 सही है, गाइडों की मैं कह नहीं रहा, गाइडों में क्या लिखा रहता है, बाकी यहाँ जो लिख रहा है ना 1959 सही है, 1959 सही है ना। मैंने पहले ही कह दी वो चीज़ कि गाइडों में आपको अलग अलग मिलेगा, इसलिए मैंने सन वही लिखा है जो वैलिड है बिल्कुल। लिफ्ट नहर का मतलब वो होता है जिस जगह पर धरातल ऊंचा होता है वहां पर पानी को ऊपर उठाया जाता है और पानी को प्रवाहित किया जाता है। तो सुनो, चंबल परियोजना का दायां भाग ऊंचा है तो वहां पर पानी को मशीनों से ऊपर उठाया जाता है और फिर प्रवाहित किया जाता है। तो 1959 मैंने वही सन लिए हैं इसमें नोट्सों में जो ऑथेंटिक बुक में दे रखे हैं। ऑथेंटिक बुक में जो सन नहीं दे रखे हैं वो मैंने नहीं लिए, क्योंकि उन पर कोई कंफ्यूजन रहता है और ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये 8 लिफ्ट नहर हो गई, क्या हो गई, चरण भी बता दिए। देखो, भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध एक पिकअप बांध है। कैसा बांध है? पिकअप बांध है, यहाँ पर भी पानी को ऊपर उठाया जाता है मशीनों के माध्यम से। और चंबल नदी परियोजना से कितने जिले लाभान्वित होते हैं? तो 3 जिले लाभान्वित होते हैं, कोटा, बारां, बूंदी। कोटा, बारां, जितनी भी लिफ्ट नहर है वो कोटा और बारां में। सर्वाधिक लिफ्ट नहर बारां में 6, कोटा में 2 है, कोटा में 2 है। इसके अलावा एक आएगी सवाई माधोपुर में और एक आएगी करौली सवाई माधोपुर में और एक आएगी धौलपुर में। एक कहाँ आएगी? धौलपुर में, वो अभी निर्माणाधीन है। और लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि से पर सिंचाई होती है। आपसे पूछ सकता है चंबल परियोजना पर वर्तमान में सर्वाधिक लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर से भी ज्यादा हैं, 10। राजस्थान में सर्वाधिक लिफ्ट नहर कौन सी परियोजना पर है? चंबल पर है, 10। एक निर्माणाधीन है तो सहित 11 है। कितनी है? 11। देखो, 2 कौन कौन सी हैं? एक का नाम आता है सवाई माधोपुर जिला से रिलेटेड है, पीपलदा लिफ्ट नहर, और एक है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। इस पीपलदा लिफ्ट नहर की बात करें तो सवाई माधोपुर में खंडार तहसील में सिंचाई होती है। कौन सी तहसील में सिंचाई होती है? खंडार तहसील में सिंचाई होती है। खंडार तहसील में से खूब बह रही है चंबल नदी। और एक है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर जो करौली और सवाई माधोपुर में बनाई गई है। इसके अलावा यह राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर भी है, राजस्थान की सबसे ऊंची लिफ्ट नहर है। और एक धौलपुर लिफ्ट नहर जो अभी प्रस्तावित थी लेकिन वो निर्माणाधीन है, वर्तमान में बन जाएगी, वो 2022 तक वो बन जाएगी।
तो ये निर्माणाधीन थी तो 11 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी। ये करंट का ही आंकड़ा था। अब तक तो 10 है, अब तक कितनी है? 10। अब 10 को अगर आपको याद करना है तो दीपक, गणेश, सोजा, समझ गए? और इसके बाद कौन सी है? इसके बाद पीपलदा और इंदिरा गांधी, और धौलपुर निर्माणाधीन है। धौलपुर कौन सी है? अब आगे आ जाओ, दूसरी परियोजना। आप दूसरी परियोजना को इससे पढ़ते चलो, मैं बोलता जा रहा हूं। माही परियोजना, माही परियोजना, चाहे इसको भी मैं थोड़ा सा आपको उससे ही बता देता हूं, है ना, इससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। सुनो, माही, माही परियोजना, माही परियोजना। और इस माही परियोजना की अगर अपन बात करें तो माही परियोजना कौन सी नदी पर है? माही नदी। माही परियोजना माही नदी पर है। माही परियोजना माही नदी पर है। इस माही परियोजना में यह है गुजरात, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त है। गुजरात और राजस्थान की कैसी है? संयुक्त। गुजरात की हिस्सेदारी 55 और राजस्थान की 45। राजस्थान की 45। इसमें भी माही नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए हैं। और वो 3 बांध में आपको बात बताऊं, देखो थोड़ा सा बड़ा करके बताऊं हमें। ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है। राजस्थान का क्या है? और इधर से निकलेगी ये और इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ये माही नदी है। ये क्या है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली। मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया जिससे अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये एमपी से निकलती है। यहां से एमपी में है मेहद झील। एमपी में अगर अपन बात करें तो एमपी में झील है मेहद झील, और मेहद झील एमपी में है। मेहद झील एमपी में है। और जाति कौन सी जगह है? तो जाति है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कौन सी जगह है? तो मोदी के वहां गुजरात में। कहां पर है? मोदी के वहां गुजरात में। समझ गए? मोदी जहां से सरकार बनाएगा अब गुजरात में। अब अपन बात करेंगे इसकी। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। लेकिन बांधों की बात करें तो सबसे पहला इस पर एक बांध बनाया गया है और उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा गांव में। कौन से गांव में? बोरखेड़ा गांव में। और ये बोरखेड़ा बांसवाड़ा में पड़ता है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 3107 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है? 3107 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है? 3107 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, 3107 किलोमीटर लंबाई। लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और भराव क्षमता की दृष्टि से कौन सा था? राणा प्रताप सागर बांध। और लंबाई की दृष्टि से ये जमनालाल बजाज के नाम पर है। किसके नाम पर है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के नाम पर। हालांकि जमनालाल बजाज का संबंध शायद जयपुर जिले से है। किससे? जयपुर जिले से। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1983 में से राष्ट्र को समर्पित किया था और जमनालाल बजाज की स्मृति में इसका नाम रखा था जमनालाल बजाज, यानी माही बजाज सागर। दूसरे नंबर पर है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। पिकअप का मतलब होता है जहां क्षेत्र ऊंचा होता है तो पानी को उठाया जाता है। और यह है कागदी गांव में। कौन से गांव में? कागदी गांव में। और कागदी गांव पड़ता है बांसवाड़ा में। कागदी गांव कौन सी जगह पड़ता है? बांसवाड़ा में। इसके बाद अपन 3rd नंबर की बात करें तो एक गुजरात में है और गुजरात में है कड़ाना बांध। कौन सा बांध है? कड़ाना बांध। और ये कड़ाना बांध अगर अपन बात करें तो गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है पंचमहल। पंचमहल। पंचमहल में, और पंचमहल जिला पड़ता है गुजरात में। तो 2 बांध तो राजस्थान में, 1 बांध गुजरात में। और ये 3 बांध हैं। माही परियोजना पर कितने बांध हैं? 3 बांध हैं। अब बाकी का अपन इसमें इधर देखेंगे अपन। जो माही परियोजना, माही परियोजना। और इस माही परियोजना की बात करें अपन तो माही परियोजना 1959-60 में बनाई गई थी। माही नदी पर राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान की 45%, गुजरात की 55%। आदिवासी जनजाति क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना। क्यों? सबसे ज्यादा जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में ही है। तो आदिवासी जनजाति क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना।
सर्वाधिक लाभान्वित जिले होते हैं दो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे ज्यादा लाभ कौन उठाता है? बांसवाड़ा। कुछ थोड़ा मोटा लाभ डूंगरपुर भी उठा लेता है, समझ गए। आपसे पूछेगा आदिवासी जनजाति क्षेत्र की सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख परियोजना कौन सी है? तो माही बजाज सागर परियोजना। 3 बांध बनाए गए जो मैंने आपको तीनों की तीनों समझा दिए। इस कागदी पिकअप बांध पर 2 नहरें निकाली गई हैं। उधर कौन से बांध से निकाली गई थी नहर? चंबल में कोटा बैराज से। कौन से बैराज से? और इधर माही बजाज सागर परियोजना में अगर अपन देखें कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक है भीखाबाई सागवाड़ा नहर और एक है आनंदपुरा भूकिया। आनंदपुरा भूकिया में सोने के भंडार भी ज्यादा हैं। जगतपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया दोनों जगह सोने के भंडार ज्यादा हैं। तो आनंदपुरा भूकिया और भीखाबाई सागवाड़ा नहर। तो अगर आनंदपुरा भूकिया की बात करें तो याद हो जाना चाहिए, आनंदपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया दोनों कौन सी जगह थे? बांसवाड़ा में। कौन सी जगह थे? जहां पर सोने के भंडार खोजे गए। कौन सी कंपनी ने खोजे? इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी। कौन सी कंपनी? इंडो ऑस्ट्रेलियन गोल्ड कंपनी। एक भीखाबाई सागवाड़ा, ये भीखाबाई सागवाड़ा नाना भाई सेंगा भाई खाट खाके थे, डूंगरपुर के ही तो थे, तो भीखा भाई डूंगरपुर के होंगे। काली बाई ने बचाए थे नाना भाई सेंगा भाई खाट। काली बाई ने दराती से रस्सी काट दी, गुरुजी को ले जा रहे थे खींच के। तुम जैसे तो ताली बजाते, बढ़िया करा गुरुजी को ले गए, है ना। तुम जैसे तो क्या करते? ताली बजाते, बढ़िया करे क्योंकि फीस लेते थे कोचिंग में। पर वो बालिका को देखो, बालिका घास लेके आ रही थी काली बाई, जिसके नाम पर शिक्षा पुरस्कार दिया जाता है भील बालिका काली बाई। जबकि वो अनपढ़ थी बेचारी, छोटी क्लास में ही तो पढ़ती थी, 5वीं 6वीं तक। और एज में बड़ी थी लेकिन क्लास छोटी थी। आज भी भीलों के लड़के ऐसे ही बड़े मिलेंगे बहुत, लेकिन पढ़ेंगे 8वीं 7वीं में ही। तो वो काली बाई भील बालिका गुरु भक्ति थी। उसने देखा कि अंग्रेज गुरु को ले जा रहे हैं तो उसने दराती से रस्सी काट दी और गोलियों से भून दिया अंग्रेजों ने उसको, जिसकी स्मृति में राजस्थान सरकार भील बालिका कालीबाई शिक्षा पुरस्कार देती है। क्या देती है? भील बालिका कालीबाई के नाम से शिक्षा पुरस्कार देती है। शायद मेरिट आती है उनके लिए मिलता है, टॉप मोस्ट 3 मेरिट। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में जिनकी मेरिट आती है उनको मिलता है कुछ 51,000 या 1 लाख के समथिंग मिलता है। तो उसका नाम अमर करने के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे आगे, तो ये माही परियोजना हो गई। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि ये भारत लेवल की है, लेकिन मैंने आपको इसमें बड़े रूप में दे दी क्योंकि साथ साथ याद हो जाएंगी। कुछ ऐसी परियोजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है लेकिन राजस्थान उसमें शामिल है। राजस्थान ने कहा कि भाई मेरे को भी शामिल कर लो, तो राजस्थान को शामिल कर लिया। पहली आती है भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। सतलज नदी पर बनाई गई है। राजस्थान की हिस्सेदारी 15.22% है। इस पर 2 बांध बनाए गए, एक तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, वैसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में भी आता है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक बिलासपुर रेलवे भर्ती बोर्ड है जो छत्तीसगढ़ में, इनमें देख लेना कोई एनटीपीसी से लगे हों, इनके नीचे लिख रहा होगा रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर, वो छत्तीसगढ़ में, और एक बिलासपुर कस्बा वो हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जगह? हिमाचल प्रदेश में। तो वहां पर तो बनाया गया भाखड़ा बांध। एक बनाया गया था नागल बांध। नागल बांध बनाया गया था रोपड़ पंजाब में। अब भाखड़ा बांध क्या है? भारत का सबसे बड़ा बांध है भराव क्षमता की दृष्टि से। भराव क्षमता की दृष्टि से तो भाखड़ा बांध पर जब नेहरू जी पहुंचे तो भाखड़ा बांध को नेहरू जी ने देखा कि बहुत दूर दूर तक पानी पानी है, तो नेहरू जी ने उसके बारे में कहा कि एक चमत्कारी विराट वस्तु। भाखड़ा बांध के जलाशय को देखकर नेहरू जी ने क्या कहा कि यह भारत के लिए एक चमत्कारी विराट वस्तु है। क्या है? चमत्कारी विराट वस्तु। मतलब उसके अंदर इतना पानी है कि भारत भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, लाइट बना सकता है, सिंचाई कर सकता है, पेयजल के लिए योजना निकाल सकता है। तो एक भारत के लिए चमत्कारी विराट वस्तु है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस बांध के जलाशय के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि यह एक चमत्कारी विराट वस्तु है, तो भाखड़ा बांध के बारे में। किसके बारे में कहा था? इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नागल बांध। नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो बिस्त नहर और एक दोआब नहर। कौन सी नहर? बिस्त नहर और एक भाखड़ा नहर। नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई रोपड़ पंजाब में। तो मैंने आपको बताया भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध तो हिमाचल प्रदेश में था, भाखड़ा बांध और नागल बांध रोपड़ पंजाब में। 2 नहरें निकाली गई हैं, एक तो बिस्त दोआब नहर। दोआब जानते हो? दोआब
जहां पर दो नदियां आकर के मिलती हैं, दो नदियां आकर के, तो बिस्त का मतलब होता है ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज जहां मिलती हैं वहां से बिस्त दोआब नहर निकाली गई और एक नहर निकाली गई भाखड़ा नहर। राजस्थान को पानी केवल भाखड़ा नहर से मिलता है और राजस्थान में इसका लाभ हनुमानगढ़ जिला उठाता है। कौन सा जिला उठाता है? तो आपसे पूछेगा भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान को कौन से बांध से पानी मिलता है? तो नांगल बांध से। नांगल बांध की भी कौन सी नहर से मिलता है? तो भाखड़ा नहर से। कौन सी नहर से? भाखड़ा नहर से। और राजस्थान का कौन सा जिला लाभ उठाता है? तो हनुमानगढ़ जिला लाभ उठाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ब्यास परियोजना की। अब आपसे पूछे कि गुरुजी ये ब्यास परियोजना और भाखड़ा नागल तो दोनों तीन तीन राज्यों की हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना में भी तीन राज्य हिस्सेदार हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और ब्यास परियोजना में भी तीन जिले हिस्सेदार हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हिमाचल प्रदेश में तो बांध था। हिमाचल प्रदेश केवल बिजली के उत्पादन में हिस्सेदार है। सिंचाई की परियोजना की दृष्टि से तीन तीन राज्य हैं। भाखड़ा नागल परियोजना तीन राज्यों की संयुक्त है। कौन कौन से तीन राज्य? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और ब्यास परियोजना भी तीन राज्यों की है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी से निकाली गई थी, तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी से निकाली जाएगी। और राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 58.5 है। कितनी है? 58.5। ठीक है, सिंचाई की दृष्टि से है, उसमें है 15.22 और इसमें है 58.5%। अब मैं आपको बताता हूं, ब्यास परियोजना में दो बांध बनाए गए हैं। दो बांध बनाए गए हैं ब्यास परियोजना के तहत, एक तो पंडोय बांध और एक पोंग बांध। कौन सा बांध? एक तो पंडोय बांध और एक है पोंग बांध। आपको एक बार दोबारा सुन लो। देखो, भाखड़ा नागल परियोजना में भी दो बांध बनाए गए थे। कितने बांध बनाए गए थे? दो बांध बनाए गए थे। एक तो है भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। और ब्यास परियोजना में भी दो बांध बनाए गए, एक तो पोंग बांध और एक पंडोय बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध और पंडोय बांध। अब अपन पोंग बांध की बात करें, पोंग बांध से राजस्थान को पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के थ्रू। अगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्दियों में पानी की कमी आ जाती है तो किस बांध से जलापूर्ति होती है? पोंग बांध से। किससे होती है? पानी ले आओ ना, पानी की बोतल, पानी ले आओ ना। अब सुनो आप, अब अगर अपन बात करेंगे तो इन दोनों को मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, भारत लेवल की है। अगर आपका टॉपिक होता भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो अपन इनको और डिटेल से पढ़ती। यहाँ पर केवल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे कि ये राजस्थान का कितना हिस्सा है। तो एक बार दोबारा से बता देता हूं। पहली है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना। इस भाखड़ा नागल परियोजना पर दो कौन सी नदी पर थी? सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर थी? सतलज नदी पर थी। उस सतलज नदी पर से तीन राज्यों की थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी थी? 15.22%। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी थी? 15.22%। 15.22% थी। इसके बाद उस पर दो बांध बनाए गए थे, तो भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। अगर अपन बात करें, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में था, नांगल बांध पंजाब में था। नांगल बांध कहाँ से था? पंजाब में था। नांगल बांध से दो नहरें निकाली गई, एक तो बिस्त दोआब नहर और एक भाखड़ा नहर। एक तो निकाली गई बिस्त दोआब नहर और एक कौन सी निकाली गई? भाखड़ा नहर। अगर अपन बात करें बिस्त दोआब नहर से राजस्थान को पानी, भाखड़ा नहर से राजस्थान को पानी मिलता है। और कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़। इतना हमने पढ़ा था। ठीक है, आपको इनमें से ऐसे ही पूछेगा बस। 15.22% हिस्सेदारी कितनी है? 15.22%। सेम नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तीन राज्यों की संयुक्त है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ब्यास नदी पर दो बांध बनाए गए, पोंग बांध और पंडोय बांध। पोंग बांध और पंडोय बांध। पंडोय बांध से राजस्थान को कुछ नहीं मिलता, पोंग बांध का उपयोग है। पोंग बांध से जो पानी मिलता है वो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मिलता है। वैसे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन कौन सी नदी के संगम पर से निकाली गई है? ब्यास और सतलज।
के संगम पर हरी के बैराज बांध से निकाली गई है, लेकिन उसमें सर्दियों में पानी की कमी हो जाती है। क्यों? वहां पर बर्फ जम जाती है तो पानी कम आता है, तो पानी की कमी होने पर उसे पौंग बांध से पानी मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर्दियों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी हो जाने पर किस बांध से जलापूर्ति की जाती है? तो आंसर रहेगा पौंग बांध। आंसर क्या रहेगा? पौंग बांध। अब पानी की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि ब्यास और सतलज नदी कहाँ से आती है? हिमालय से आती है, वहां बर्फ जम जाती है, पानी नहीं आता। गंगा नदी को अब जाके देखें तो बहुत छोटी सी धारा के रूप में बह रही होगी, कोई खास ज्यादा पानी नहीं होगा। क्यों? कि उत्तराखंड से पानी नहीं आ रहा, वहां बर्फ जम रही है। और आप मई और जून के महीने में जाना, कम से कम यहाँ से लेके और फब्बारा चौक इतनी दूर तक के एरिया में गंगा नदी बहती है, यहाँ से लेके और फब्बारा चौक इतनी दूर तक उसकी धारा चलती है। क्या चलती है? धारा। क्यों चलती है? कि वहां उत्तराखंड में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां बर्फ पिघल जाती है और पानी बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ये तो हुई। अब सुनो, खासकर क्या हुआ था, ब्यास नदी घाटी परियोजना से संबंध है। एक तो है राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता पूछ रखे, और इराडी कमीशन। इराडी कमीशन ये पॉलिटिकल में भी आते हैं। एक तो राजीव गांधी समझौता और इराडी कमीशन। इराडी कमीशन, इन दोनों का संबंध है किससे है? ब्यास परियोजना से। ब्यास परियोजना के ऊपर एक बार क्या हुआ था, तीनों राज्यों में लठ बज गया था, विवाद हो गया था। क्या हो गया था? विवाद हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। क्या थे? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी ने राजीव गांधी लोंगेवाला, लोंगेवाला आदमी का नाम है, पंजाबियों का नेता है लोंगेवाला, पंजाबियों का नेता है लोंगेवाला। राजीव गांधी और लोंगेवाला के बीच समझौता हुआ 1985 में, और उस समझौते के तहत एक कमीशन बैठाया गया, जिस कमीशन का नाम था इराडी आयोग, इराडी कमीशन 1986 में। तो आपसे पूछेगा राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता कब हुआ? 1900, काफी बार एग्जामों में पूछ लिया, 1985। इराडी कमीशन कब हुआ? तो 1986। इन दोनों का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध ब्यास नदी घाटी परियोजना से है। ब्यास नदी घाटी परियोजना पर जब विवाद हुआ तो राजस्थान की हिस्सेदारी बता दी गई कि राजस्थान को 8.6 MAF यानी मेगा एरिया फुट के मतलब 86 लाख एकड़ फुट, ऐसे याद कर लो, 86 लाख एकड़ फुट पानी मिलेगा। कितना मिलेगा? अगर आप MAF में यूनिट में 8.6 और वैसे है 86 लाख, इतना पानी निर्धारित कर दिया, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब आपको यह क्वेश्चन बन सकता है कि रावी ब्यास परियोजना का जल राजस्थान को किन नहरों के माध्यम से मिलता है? तो राजस्थान की 5 नहरें, ये तो है IGNP, इंदिरा गांधी नहर का मतलब क्या है? सिद्धमुख नोहर नहर, गंग नहर, भाखड़ा नहर और नोहर नहर। वो सिद्धमुख नोहर एक ही है, वो उसने अलग अलग कर दी, तो 4 नहरों के माध्यम से मिलता है। कितने माध्यम से मिलता है? 4 नहरों के माध्यम से मिलता है। एक तो सिद्धमुख नोहर नहर, एक भाखड़ा नहर, एक गंग नहर और एक इंदिरा गांधी नहर। इन 4 नहरों के माध्यम से राजस्थान को ब्यास नदी का पानी मिलता है। किस नदी का पानी मिलता है? ब्यास नदी का। यानी गंग नहर भी वहीं से आ रही है, इंदिरा गांधी नहर भी वहीं से आ रही है, सिद्धमुख नोहर नहर भी वहीं से आ रही है और भाखड़ा नहर भी वहीं से आ रही है। बात एक ही है, क्योंकि सतलज और ब्यास, ब्यास सतलज की सहायक है। किसकी सहायक है? सतलज की। तो बात एक ही है। अब आगे बात करें, 2 प्रस्तावित परियोजना संयुक्त साझेदारी की प्रस्तावित है, इनके थोड़े से याद कर लेने। एक तो है रेणुकाजी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, रेणुकाजी परियोजना हिमाचल प्रदेश की, और लखवार परियोजना उत्तराखंड की। दोनों ही यमुना नदी पर बनाई गई हैं। क्लियर? एक तो रेणुकाजी परियोजना हिमाचल प्रदेश और ये लखवार परियोजना उत्तराखंड, दोनों ही यमुना नदी पर बनाई गई हैं और 6 राज्यों की संयुक्त है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। पंजाब नहीं है, हरियाणा और दिल्ली। तो 2 साथ एक साथ याद करो दोनों को। एक तो है रेणुकाजी, रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी पर, और एक है लखवार, लखवार है उत्तराखंड में यमुना नदी पर। दोनों में ही जो वित्तीय साझेदारी रहेगी, 90% पैसा तो देगा केंद्र सरकार और 10% पैसा लगाएगी राज्य सरकार। कौन सी सरकार लगाएगी? राज्य सरकार।
और ये जो पैसा लगाएगी, और ये 6 राज्यों की संयुक्त है। कितने राज्यों की है? 6, जिसमें से 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दिल्ली तो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और हरियाणा इनकी संयुक्त है, इनकी। और जो सर्वाधिक लाभान्वित होगा वो शेखावाटी क्षेत्र होगा। कौन सा होगा? शेखावाटी क्षेत्र। अब शेखावाटी क्षेत्र क्यों होगा? क्योंकि उधर हरियाणा और पंजाब की सीमा शेखावाटी से नजदीक पड़ता है, तो जो नहरें आएंगी वो शेखावाटी में ही आएंगी। बाकी एक एक लाइन की सुनो। आपसे पूछ सकता है कि संयुक्त साझेदारी वाली राजस्थान की कौन कौन सी 2 प्रस्तावित हैं? तो एक तो रेणुका जी और एक लखवार। अब यहाँ इसलिए नहीं दिखाई है मैंने आपको, थोड़ा सा जिससे याददाश्त बढ़े। सामने दिखती रहेंगी जब तो याददाश्त कहाँ बढ़ेगी, घटेगी। फिर तो आपको टीपने की आदत पड़ जाएगी, बार बार टीपेंगे, बार बार। हाँ, अपन चिट थोड़ी ले जाएंगे कंपटीशन में। चिट किसकी ले जाएंगे बताओ? अभी मैं आपको बता दूं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ले जाना लाला फाड़ के, खर्रा बना के, वहाँ एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो फालतू पकड़ाई और आ जाएंगे। तो कंपटीशन में आज तक कभी किसी ने मोस्ट नहीं लगाया। अगर वो मोस्ट लगा देता ना तो खुद IAS होता। क्या होता? ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कंपटीशन में मोस्ट लगा दे कि ये क्वेश्चन आ जाए। मोस्ट तो वही लगा सकता है जो पेपर आउट करेगा। मैं मेरी नहीं कह रहा, जो पेपर आउट करेगा, या तो जिसके पास पेपर आ गया होगा या जिसके पास और कोई सोर्सेज होंगे। नहीं तो कंपटीशन में कभी कोई मोस्ट नहीं लगा सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं लगा सकता, सिर्फ भगवान को छोड़ के। भगवान की बात अलग। क्यों? कंपटीशन में कोई पता थोड़ी रहता है कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। कितना विशाल अपना कोर्स है, सिलेबस है। सिलेबस को अपन सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में मोस्ट लगाया जा सकता है। और वहाँ जो मोस्ट लगाते हैं वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, क्योंकि उनका पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से आता है। उनका पेपर किसके हिसाब से आता है? ब्लूप्रिंट। जानते हो, जो बीएड कर रहे होंगे वो सब जानते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है पेपर का खाका। पेपर का खाका, पेपर का खाका। ब्लूम ने ही तो बनाया था ब्लूप्रिंट। पेपर का खाका होता है। उसमें क्या होता है, बोर्ड ने पहले फिक्स कर रखा है कि जैसे उनकी कोई भी बुक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी बुक है, तो उसमें उनके जैसे 15 पार्ट हैं, तो उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि पहला पार्ट 5 नंबर का, दूसरा पार्ट 6 नंबर का, तीसरा पार्ट 2 नंबर का। फिर उसमें भी उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि निबंधात्मक क्वेश्चन इस पाठों में से आएंगे, लघुत्रात्मक इसमें से आएंगे, अति लघुत्रात्मक इसमें से आएंगे। तो ऐसे फिक्स कर रखे हैं। तो वहाँ पे जो टीचर क्या होते हैं, जो अनुभवी हो जाते हैं, जिनको 7-8 साल से लगातार 12th पढ़ा रहे हैं या कॉलेज पढ़ा रहे हैं, तो वो पेपर स्तर देखते रहते हैं कि हर पार्ट में से कैसे कैसे पूछें। तो वो उसी हिसाब से अपने लड़कों को क्वेश्चन लगा देते हैं। तभी तो स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन में मोस्ट आ जाते हैं। और वहाँ मेरिट आना इसीलिए संभव है। मेरिट आना इसीलिए संभव है क्योंकि एक ही बुक में से पेपर आएगा और पूरी बुक 1 साल रटाई जाएगी। पूरी बुक 1 साल रटाई जाएगी। यहाँ एक बुक में से पेपर नहीं आएगा, 10 बुकों में से पेपर आएगा, और फिर वो भी कहाँ से आ जाए कोई पता नहीं है। सब ब्लूप्रिंट रखे रह जाएंगे, सब अपने अनुभव रखे रह जाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक मेरी कंपटीशन की आपको सलाह है, कुछ भी इधर उधर नहीं, पूरे टॉपिक एक्यूरेट पढ़ें अपन। पूरे टॉपिक एक्यूरेट पढ़ें सिस्टेमेटिक ढंग से। और फिर आप कोई मोस्ट नहीं है, सारी चीज़ मोस्ट है, अपने को ये मान के चलें और सारी चीज़ याद करें, सारी चीज़ें याद करें। ठीक है, अब सुनो अपन। तो मैं एक बार, अब आपको मैंने इसीलिए छुपाया, उनको दोनों को रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करें, 4 परियोजना हमने केंद्र लेवल की पढ़ी अब तक। एक अगर अपन ने बात करें भाखड़ा नागल की, भाखड़ा नागल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त थी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की थी। राजस्थान की हिस्सेदारी लगभग 15.22 के समथिंग थी। सतलज नदी पर बनाई गई है। इस नदी पर 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए? 2 बांध बनाए गए। एक तो है भाखड़ा बांध और एक है नागल बांध। एक कौन सा है? नागल बांध। भाखड़ा बांध की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में, नागल बांध की बात करें तो पंजाब में, रोपड़, पंजाब में रोपड़ में। क्लियर? अब राजस्थान को भाखड़ा बांध से तो कुछ नहीं मिलता है, नांगल बांध से पानी मिलता है, वो भी भाखड़ा नहर के माध्यम से मिलता है। नांगल बांध से 2 नहरें निकाली गई, एक तो बिस्ते और दोआब नहर और एक भाखड़ा नहर। तो राजस्थान को पानी जो मिलता है वो मिलता है भाखड़ा नहर से। कौन सी नहर से? और सर्वाधिक लाभान्वित जो जिला होता है वो होता है हनुमानगढ़। कौन सा जिला होता है? हनुमानगढ़।
क्लियर। अब दूसरे नंबर पे बात करें अपन ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर बनाई गई है, 3 राज्यों की संयुक्त है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो ऐसे याद कर लेना, भाखड़ा और ब्यास में राजस्थान का पीएच नापेंगे, भाखड़ा और ब्यास में राजस्थान का क्या मापेंगे, पीएच मान। फिजिक्स में चलता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव, हाइड्रोजन का विभव, समझ गए। खासकर फिजिक्स की लैब में ही होता है पीएच स्केल, पीएच मीटर। अब अपन बात करेंगे, केमिस्ट्री में नहीं होता, अपन बात करेंगे इसके बाद ये ब्यास परियोजना। ब्यास परियोजना पर ब्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए, 2 बांध बनाए गए। एक तो बनाया गया पोंग बांध और एक बनाया गया पंडोह बांध। कौन सा बनाया गया, पंडोह बांध। अब राजस्थान को पोंग बांध से पानी मिलता है, लेकिन शीतकाल में जब इंदिरा गांधी नहर में पानी की कमी हो जाती है तो पोंग बांध से पानी मिलता है। ब्यास नदी पर एक बार विवाद हो गया था राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के, तो 1985 में राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता हुआ था और उसी समझौते को सुलझाने के लिए एक कमीशन बैठाया गया और वो कमीशन था इराडी आयोग, 1986 में बैठाया गया। इस कमीशन के तहत राजस्थान को जो पानी की हिस्सेदारी दी गई 8.6 MAF, 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित किया गया। इसके बाद राजस्थान को 4 नहरों के माध्यम से मिलता है। ब्यास परियोजना का पानी कितने नहरों के माध्यम से, एक तो है राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर नहर, एक भाखड़ा नहर, एक गंग नहर और एक IGNP नहर। अब अपन पढ़ेंगे इसके अलावा 2 प्रस्तावित हैं। 2 कैसी हैं, प्रस्तावित हैं। एक है रेणुका जी और एक है लखवार। एक कौन सी है, रेणुका जी और एक है लखवार। रेणुका जी की बात करें तो यमुना नदी पर है, लखवार भी यमुना नदी पर है। रेणुका जी और लखवार दोनों में ही केंद्र और राज्य की वित्तीय साझेदारी 90-10 है। केंद्र सरकार 90% खर्च करेगी, राज्य सरकार 10% खर्च करेगी। दोनों ही परियोजनाएं 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की हैं, जिनमें 5 राज्य की अपन बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, और खासकर शेखावाटी क्षेत्र प्रभावित है होगा। अब इन दोनों को आप तब तक देख लो आराम से, है ना, ऐसे याद करनी पड़ेंगे आपको। ये मोस्ट है, इसके अलावा कुछ मोस्ट है नहीं है, ठीक है। अब आपको इसलिए दिक्कत आती है, याद नहीं होते आपको, है ना। तो याद तब होंगे जब आप सिंसियर हो जाएंगे, ठीक है। सुनो, अब आप आगे देखो। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत सरल है। कठिन चीज तो मैंने अब तक करा, तो सरल चीजें आप आराम से देखते चलो। जवाई परियोजना ये बृहद नहीं है, राजस्थान की मध्यम और लघु है, राजस्थान की मध्यम और लघु है। सबसे पहले जवाई परियोजना सुमेरपुर पाली में निर्मित है। इस पर जवाई बांध बनाया गया। सुमेरपुर पाली में जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया। सुमेरपुर पाली में मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जवाई बांध में पानी की आपूर्ति के करने के लिए उदयपुर से एक सुरंग बनाई गई है, सेई जल सुरंग। भूमिगत जल सुरंग है, सेई नदी के जल को भूमिगत जल सुरंग द्वारा लाया जाएगा जवाई बांध में, और इससे पाली, जालौर और जोधपुर 3 जिले लाभान्वित होंगे। पाली, जालौर, जोधपुर 3 जिले लाभान्वित होंगे। जवाई नदी पर बनाई गई है जवाई परियोजना। आपसे पूछेगा भूमिगत सेई जल सुरंग का संबंध कौन सी परियोजना से है, तो जवाई परियोजना से। जवाई परियोजना में सेई नदी के पानी को लाने के लिए सेई जल सुरंग बनाई जाएगी, और जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। दूसरी परियोजना जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना है, जाखम परियोजना। और अगर अपन जाखम परियोजना की बात करें तो जाखम परियोजना जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में। प्रतापगढ़ के अनूपपुरा गांव में जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया, जाखम बांध बनाया गया है। और ये जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का कैसा है, सबसे ऊंचा बांध है। यहाँ देखो आप, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, 81 मीटर ऊंचाई है। आदिवासी उपयोजना के तहत निर्मित किया गया, और ये भी आदिवासी क्षेत्र का प्रमुख बांध है। आदिवासी क्षेत्र का प्रमुख बांध है। क्लियर,
ईसरदा बांध, ये साथ साथ ये समझो नदी वाला टॉपिक भी हो गया आपको कंप्लीट। नदियों में यही तो आता है, जवाई नदी तो पाली में बहती है, खासकर गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है जवाई नदी। और जवाई परियोजना में पाली, जालौर और जोधपुर 3 जिले लाभान्वित होंगे। जवाई परियोजना, जवाई बांध बनाया गया था। जवाई बांध पाली में, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसके बाद जाखम परियोजना की बात करें, जाखम नदी पर निर्मित है। जाखम बांध बनाया गया अनूपपुरा प्रतापगढ़ में बनाया गया, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर, आदिवासी उपयोजना के तहत। ईसरदा बांध की बात करें तो बनास नदी पर बनाया गया सवाई माधोपुर जिले में। कौन से जिले में? खासकर सवाई माधोपुर में, लेकिन प्रभावित होंगे टोंक और जयपुर, दोनों लाभान्वित होंगे। और इसके ऊपरी भाग क्षेत्र में एक बांध बनाया गया कॉफर डैम, कॉफर डैम, कॉफर है, समझ गए? समझ, आप देखना ईसरदा बांध बनास नदी पर सवाई माधोपुर में, और इसके पास ही एक बांध विकसित किया गया कॉफर डैम। अब राजस्थान की कुछ लघु और मध्य में जो आपको एक्यूरेट सिस्टम से सेट करी है, उसने 1-2 इधर उधर हो गई होंगी, बाकी सिस्टम से ही करी है, उसने मेहनत काफ़ी करी बेचारे ने। सुनो, बहुत ऐसे करता है, उसमें लगन बहुत है। चाकन परियोजना, वो देखो डांस का भी मास्टर है, डांस भी बहुत अच्छे करता है, इसके अलावा टैप भी बहुत अच्छे करता है। और एक उसकी सिंसियरता इतनी है, उसका टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद भी रुक जाता है वो, उसकी छुट्टी 5:30 पे हो जाती है, पर जब मेरा काम होता है तो वो 6:30 तक रुक जाता है कहते हैं, और फिर सेट करके जाता है इन सबको, है ना। तो ये सब 3-3 जगह हैं। वकील ऐसी डिजाइन बनाने में हड़बड़, ये बन रहे ना, ये सब वकील ने बनाए। किसने बनाए? वो छोटा सा टैब सेट करता है। और एक और आता है, वो ऑनलाइन की वो बनाता है, ऑनलाइन की स्ट्रीम होती है ना, वो बनाता है। सबके अलग अलग हैं, एक ही काम नहीं कर सकता एक आदमी। वो टैब तो अलग बात है, सेट कौन करेगा? एक लाइन कहीं पहुंच जाएगी, एक लाइन कहीं पहुंच जाएगी, ऐसे नहीं। अब अपन बात करें चाकन परियोजना, चाकन नदी पर, कौन सी नदी पर? केशवराय पाटन बूंदी में। कौन सी जगह? चाकन, ये चंबल की सहायक है सब, तो आप डायरेक्ट याद रखना चाकन, चाकन नदी बूंदी, चाकन, चाकन नदी बूंदी। गड़दड़ा, अब देखो ये थोड़ा सा उसने, गड़दड़ा जो है मैं इसको ही सेट कराऊंगा, उसे मांगली डूंगरी और गणेशी लाना नदी पर है। गड़दड़ा परियोजना कौन सी नदी पर है? मांगली डूंगरी और गणेशी नाला और बूंदी में। अब एक ये रही बूंदी की मेज परियोजना, मेज नदी पर बूंदी में, और इस पर गुड़ा बांध बनाया गया। तो बूंदी की 3 है, बूंदी की 3, चाकन, गड़दड़ा और मेज। चाकन, गड़दड़ा, मेज, तीनों बूंदी जिले में। तीनों खाएं, आपसे डायरेक्ट पूछेगा चाकन परियोजना का संबंध किस जिले से? बूंदी से। गड़दड़ा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? बूंदी से। चाकन, चाकन नदी पर, गड़दड़ा मांगली डूंगरी और गणेशी नाला पर है, और इसके अलावा एक है मेज, मेज भी बूंदी में। अब कोटा की पढ़ेंगे, पहले किसकी पढ़ेंगे? कोटा की। जहाँ जहाँ होंगी मैं कोटा की बताऊंगा। देखो एक कोटा में सबसे फेमस है सावन भादो, सावन भादो परियोजना, सावन भादो नदी पर है कोटा में। सावन भादो परियोजना सावन भादो नदी पर कोटा में। एक तकली, तकली, तकली नदी पर कोटा में, तकली, तकली नदी पर है कोटा में। एक आलनिया, आलनिया परियोजना कोटा पर, आलनिया बांध भी है, आलनिया। और देख लो कोटा, सावन भादो डबल आ गई, सावन भादो परियोजना सावन भादो नदी पर कोटा में। इसके बाद देखें कोटा की और कोई नहीं है, कोटा की और कोई नहीं है। तो आपको अगर कोटा की देखनी है तो सावन भादो, आलनिया और तकली, सावन भादो, आलनिया और तकली, ऐसे जिला वाइज याद करनी है। बूंदी की 3, चाकन, मेज, गड़दड़ा, चाकन, मेज, गड़दड़ा। पहले क्रम में परियोजना और जिलों के नाम याद करो, फिर नदी याद करना। पहले हो गई चाकन, मेज और गड़दड़ा, तीनों बूंदी में है। इसके बाद सावन भादो, आलनिया और तकली कोटा में, सावन भादो, आलनिया और तकली कोटा में, और जो नाम है उन्हीं नदी पर है। अब झालावाड़ की देख लो, झालावाड़ की अगर अपन बात करेंगे, झालावाड़ में कौन कौन सी हैं? तो देखो हरिश्चंद्र सागर, हरिश्चंद्र सागर परियोजना काली सिंध पर है। कोटा झालावाड़ की फेमस है, दोनों की प्रसिद्ध है। और ये काली सिंध परियोजना, इसका पहले नाम था काली सिंध परियोजना, वर्तमान में हरिश्चंद्र। चमली परियोजना, चमली परियोजना, छापी परियोजना, पिपलाद परियोजना,
गागरिन परियोजना, भीमसागर परियोजना और राजगढ़ परियोजना इतनी है। झालावाड़ में ज़्यादा है, झालावाड़ में ज़्यादा है। एक बार देख लो, काली सिंध परियोजना काली सिंध नदी पर है। पार्वती और काली सिंध चंबल की तो सहायक है। काली सिंध परियोजना काली सिंध नदी पर है, झालावाड़ कोटा की संयुक्त है। पहले इसका नाम काली सिंध था, वर्तमान में हरिश्चंद्र सागर है। चंबली परियोजना चंबली नदी पर है, झालावाड़ में, और तो ऊपर कोई रही नहीं, ऊपर से अपन सब पढ़ते आ रहे हैं। तो चंबली परियोजना चंबली नदी पर है, झालावाड़ में। छापी नदी पर, झालावाड़ में। पिपलाद नदी पर, झालावाड़ में। मैचिंग वाले आएगा प्रश्न। गागरिन परियोजना झालावाड़ में, आहू नदी पर। गागरोनगढ़ के नाम से याद कर लेना, गागरोनगढ़ आहू नदी पर ही तो है, तो गागरिन परियोजना आहू नदी पर। भीमसागर परियोजना उजाड़ी नदी पर। राजगढ़ परियोजना कन्नारी और आहू नदी पर, झालावाड़ में। अब 12 की देख लो, 12 में भी 3-4 है। 12 की अगर अपन बात करेंगे 12 की, तो बेंथली परियोजना 12, बिलास परियोजना 12, हाथीदेह परियोजना 12, परबन परियोजना 12, ल्हासी परियोजना 12। बेंथली, बिलास, हाथीदेह, परबन और ल्हासी, ऐसे याद करना। बेंथली, बिलास, हाथीदेह, परबन और ल्हासी, ये 12 की है। ये किसकी है? अब इसके बाद मोरेल परियोजना दौसा सवाई माधोपुर की। मोरेल परियोजना किसकी है? दौसा और सवाई माधोपुर की। दौसा और बंदवारेठा भरतपुर की है, कुकुंद नदी पर। अजान बांध भरतपुर में, बाणगंगा नदी पर। चूलीदेव परियोजना करौली की है, भद्रावती नदी पर। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर, धौलपुर। माधो सागर बांध दौसा का, पूछ रखा है क्वेश्चन। माधो सागर बांध। टोडी सागर बांध टोंक सहोदरा नदी पर। नारायण सागर बांध खारी नदी पर, अजमेर में। अब इनमें से मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूँ जो अब तक पूछी गई हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। जो अब तक पूछी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो 1 मिनट मैं आपको देखो जो बता देता हूँ, जो अब तक पूछी गई हैं मोस्ट कौन कौन सी हैं। आ जाएगा? क्या वो पेज? पिछली पीढ़ी, अब वो आपको मैंने समझा तो दिया है। आगे देखो, मैं मोस्ट बताता, जब नोट्स आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनमें से मैं साथ में ही बताऊंगा कौन सी आ रखी है। इनमें से अगर अपन देखें, देखो खारी बांध खारी नदी पर, नदियों की बजाय सही है ये। अड़बान बांध मानसी नदी पर, भीलवाड़ा, ये याद नहीं करनी, कोई खास नहीं, एक तो याद कर लेना। मेजा बांध भीलवाड़ा कोठारी नदी पर। मेलाल परियोजना मेलाल नदी पर, भीलवाड़ा। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़, शांत हो जा रहे। ओराई परियोजना बाघेरी का नाका कोई मोस्ट नहीं है, नंद संबंध बनास नदी पर। सोम कागदर उदयपुर सोम नदी पर, सेई परियोजना। ये तो नीचे वाली तीनों ही मोस्ट हैं। अब सुनो, देखो मैं आपको बताता हूँ। खारी बांध खारी नदी पर, भीलवाड़ा में। अड़बान बांध मानसी नदी पर, भीलवाड़ा में। मेजा बांध भीलवाड़ा में। मेनाल परियोजना भीलवाड़ा में। ओराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में। नंद संबंध परियोजना बनास नदी पर। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में। अब सेई, मैंने अभी बताया था, देखो सेई परियोजना उदयपुर में, सेई नदी पर। यह जल सुरंग है, 6.7 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान की पहली जल सुरंग है। राजस्थान की पहली जल सुरंग। आपसे पूछेगा राजस्थान की पहली जल सुरंग कौन सी है, तो सेई जल सुरंग। कौन सी है? सेई जल सुरंग उदयपुर में। सेई जल सुरंग के पानी को किस परियोजना में लाया जाएगा? जवाई परियोजना में। क्लियर? दूसरे नंबर पर है मानसी बाकल परियोजना, उदयपुर की है। मानसी बाकल नदियों के पानी को पिछोला झील में लाया जाएगा और ये 4.6 किलोमीटर लंबी है। तो 2 सुरंग अब तक हमने पढ़ी। सेई 6.7, मानसी बाकल उदयपुर में 4.6, एक देवास। कौन सी है? देवास।
और इस देवास परियोजना की बात करें तो देवास परियोजना उदयपुर में वर्तमान लाल मोहनलाल सुखाड़िया साबरमती नदी के पानी को उदयपुर की झीलों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है। और इस परियोजना में राजस्थान की सबसे लंबी देवास जल सुरंग, और यह है 11.2। कितनी है उसने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, उनमें लिखवा दूंगा अभी नोट्स में। 11.2। अब सुनो, आपसे पूछेगा राजस्थान की पहली जल सुरंग, तो सेई जल सुरंग कौन सी है? दूसरी जल सुरंग मानसी बाकल जल सुरंग। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग। देवास जल सुरंग का प्रमुख उद्देश्य है साबरमती नदी के पानी को उदयपुर की झीलों में लाना। साबरमती नदी निकलती राजस्थान से, लेकिन गुजरात की प्रमुख नदी है। देखो ये हमने उधर पढ़ ली, भीकाबाई सागबाड़ा नहर माही नदी पर है। कड़ाना बैंक डूंगरपुर में, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में। अनास परियोजना, अनास की बात करें तो बांसवाड़ा में। अनास खाएं। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर जालौर में, और पश्चिमी बनास बांध पिंडवाड़ा सिरोही में। ये थोड़े से मोस्ट हैं। एक ये मोस्ट है जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर जोधपुर में, जिसे पिचियाक बांध कहते हैं। यहां तक तो ये मोस्ट थे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं इनको, सुनो। अरबान बांध मोस्ट है, मानसी नदी पर है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी। मेनाल बांध मेनाल नदी पर। ओराई बांध ओराई नदी पर चित्तौड़गढ़ में। नंद संबंध परियोजना बनास नदी पर। सोम काकदर परियोजना सोम नदी पर। सेई परियोजना उदयपुर में सेई नदी पर, राजस्थान की पहली जल सुरंग। मानसी पाकल परियोजना राजस्थान की दूसरी जल सुरंग उदयपुर में। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास उदयपुर में। भीकाबाई सागबाड़ा नहर माही नदी पर पढ़ाई मैंने, काकदी पिकअप बांध से निकाली गई। कौन सी बांध से? सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में। अनास परियोजना बांसवाड़ा में। बांकली बांध जालौर में। इसके बाद अपन देखेंगे अनास परियोजना, ये हो गया यहाँ तक। पश्चिमी बनास बांध पिंडवाड़ा सिरोही में। जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर। और ये जो सबसे मोस्ट है, ये सबसे मोस्ट जिसमें 2-3 बार क्वेश्चन आ गए, बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर है। बीसलपुर परियोजना की बात करें तो बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर? टोड़ा राय सिंह टोंक में बनाई गई है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बांध कंक्रीट से निर्मित है। किससे निर्मित है? कंक्रीट से निर्मित है। तो टोड़ा राय सिंह टोंक में है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बीसलपुर बांध कंक्रीट से निर्मित है। कौन कौन से जिला लाभ उठाते हैं? जयपुर, अजमेर, टोंक। तीनों जिलाओं में जो नलों में पानी आता है बीसलपुर का आता है, और इससे सिंचाई केवल टोंक जिले में होती है। कौन से जिले में होती है? अब अपन देखेंगे नाबार्ड संस्था से आर्थिक सहायता प्राप्त है। पांचना बांध परियोजना करौली जिले में। भद्रावती, माची, अठा, बरखेड़ा 5 नदियों के संगम पर है। 5 नदियों के, माची, अठा, बरखेड़ा, भैंसावट और भद्रावती। और मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। अमेरिका की आर्थिक सहायता प्राप्त है। बीसलपुर नाबार्ड से सहायता प्राप्त है। पांचना बांध अमेरिका से सहायता प्राप्त है। 3 जिले लाभान्वित होते हैं। करौली जिला में तो है ही है वो, सवाई माधोपुर जिला में नहर आती है, और फिर अजान बांध तक पानी पहुंचता है, तो भरतपुर जिला भी लाभ उठाता है। अब बात करें गंग नहर की। राजस्थान की सबसे पहली नहर 1927 में निकाली गई महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। इसलिए महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ। मैंने कहा पंजाब में सतलज नदी पर बांध है हुसैनी वाला बांध। राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना, पहले पेज पे ही पढ़ा दिया। विश्व की पहली बहुउद्देशीय परियोजना टेनेसी नदी घाटी। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो दामोदर। और राजस्थान की पहली गंग नहर। विश्व की सबसे पहले बनाई गई पक्की नहर, जो नीचे से भी पक्की थी, प्राचीन पक्की नहर राजाओं ने बनवाई थी। और गंगानगर का एक गांव में शंखा गांव, कौन सा गांव है? शंखा गांव से प्रवेश करती है। ये हुसैनी वाला तो पंजाब में और शिवपुर हेड राजस्थान में। तो पंजाब से राजस्थान तक तो इसकी लंबाई 137, लेकिन राजस्थान में केवल 17 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? पूछ रखा है। राजस्थान में इस गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर होता है।
और ये गंगा नहर को गंगा नहर के साधुवाली गांव के निकट, गंगा नगर है ये, गंगा नगर के साधुवाली गांव के निकट गंगा नहर लिंक परियोजना से जोड़ा जाएगा। क्या किया है कि गंगा नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं? तो वो लिंक परियोजना है, उससे जोड़ा जाएगा। अब मैंने कहा कि भरतपुर में पानी क्यों ज़्यादा है? इनके कारण ज़्यादा है। भरतपुर में नहर ज़्यादा है, भरतपुर में इतना नीचा पानी नहीं है, भरतपुर में 10-15 फीट पे ही खूब निकल जाता है, बढ़िया। और खेत में तो खेतों की सिंचाई के लिए 100-150 फीट पर पूरे दिन भर आप ट्यूबवेल नलकूप चला सकते हैं। इतना ऊंचा जल स्तर क्यों है? क्योंकि वो यमुना के नज़दीक वाला एरिया है। भरतपुर नहर की बात करें, यमुना और आगरा नहर से निकाली गई है। यमुना और आगरा नहर से निकाली गई है। कुल लंबाई 28 किलोमीटर, राजस्थान में 12 किलोमीटर, यूपी राजस्थान की संयुक्त है। इससे मैं बात करूं, ये भरतपुर नहर है ना, ये इधर निकाली गई धौलपुर और भरतपुर के बीच वाला जो इलाका है, खासकर रूपबास तहसील। कौन सी तहसील? रूपबास तहसील। क्योंकि रूपबास तहसील की सीमा आगरा से लगती है। कहाँ से लगती है? वहाँ से यमुना नज़दीक है, तो यमुना नहर वहाँ से भरतपुर नहर निकाली गई है। अब यमुना लिंक नहर परियोजना, और यह है यमुना नदी के ओखला के निकट, दिल्ली से निकाली गई है। कामा में प्रवेश करती है, जुरेरा गांव में, और सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है भरतपुर। मैंने कहा हरियाणा के नज़दीक भरतपुर भी है और चूरू भी है। चूरू, सीकर, झुंझुनू वे भी हरियाणा के नज़दीक हैं, और भरतपुर भी हरियाणा के नज़दीक है। इसे गुड़गाम नहर कहा जाता है, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त है। एक लास्ट, आज के लिए अपनी लास्ट है बस, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना। और राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना 2002 में, कब बनाई गई? 2002 में, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से। पहले इसका नाम था सिद्धमुख नोहर, और 2002 में इसका नाम कर दिया राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर। इसे सतलज नदी पर निर्मित भाखड़ा नागल से जलापूर्ति होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त है, और हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभ उठाते हैं। तो आपसे तो ये पूछ सकता है कि राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर किससे सहायता प्राप्त है? तो यूरोपियन आर्थिक सहायता प्राप्त है, यूरोपियन से सहायता प्राप्त है। कब बनाई गई? 2002 में, और खासकर हनुमानगढ़ और चूरू जिले लाभ उठाते हैं। इसमें थोड़ा सा और है, एक लास्ट ये रहा। अब देखो ये बचे बस 3 लाइनें। कमर सेन, हालांकि ये इंदिरा गांधी नहर में भी पढ़ने हो, शांत हो जाओ। देखो ये 3 लाइन और है। कमर सेन लिफ्ट परियोजना को बीकानेर की जीवन रेखा, हालांकि अपन नेक्स्ट संडे जब पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो कमर सेन लिफ्ट नहर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बीकानेर की जीवन रेखा। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना जोधपुर की जीवन रेखा। गंधेली साहिबा परियोजना चूरू झुंझुनू की है। और आपनी योजना एक जल से संबंधित है। आपनी योजना तो जर्मनी की KFC कंपनी के वित्तीय सहयोग से प्रारंभ की जा रही है। तो ये इतना था इसमें, बाकी अपन नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे अब, है ना, और नहीं है। पढ़ाएं कहाँ से?